हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पावर एंड इट्स यूनिट्स, यानी कि शक्ति और उसकी इकाइयाँ। इस टॉपिक के अंडर में हमें दो चीज़ों की स्टडी करनी है, पावर एंड वर्क रिलेशनशिप यानी शक्ति और कार्य संबंध, और कैलकुलेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति की गणना, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या संख्यात्मक समस्याएं देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पावर एंड इट्स यूनिट्स यानी कि शक्ति और इसकी इकाइयां। इसी को इलैबोरेट करके सिलेबस में दिया गया है कि पावर एंड वर्क रिलेशनशिप मींस शक्ति और कार्य संबंध। शक्ति या फिर शक्ति और कार्य संबंध दोनों ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक माने जा सकते हैं, और शक्ति की इकाइयां हम साथ में देखेंगे। सबसे पहले कार्य क्या चीज होती है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि किसी भी बल F के द्वारा अगर कोई विस्थापन D उत्पन्न होता है तो F और D का जो गुणनफल है वो कार्य के बराबर होता है। अब शक्ति क्या चीज होती है कि शक्ति वह समय की दर है जिसमें कार्य या ऊर्जा स्थानांतरित हुई, मतलब कितने समय में कितना कार्य किया गया, ये आपको पता चलता है शक्ति से। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति हैं जो किसी भी बिल्डिंग पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ कार्य क्या होगा, उस व्यक्ति का ग्राउंड से लेकर उस बिल्डिंग की स्टेयर्स पे चढ़ना और सबसे ऊपर वाली मंजिल तक जाना, मान लीजिए ये हमारा कार्य है। दोनों व्यक्तियों के अंदर कैपेसिटी अलग अलग होगी। एक व्यक्ति जब नीचे से ऊपर चढ़ रहा है तो वो फटाफट चढ़ जाएगा, जल्दी चढ़ जाएगा, और दूसरा व्यक्ति स्लो स्पीड से चढ़ेगा। तो जो स्लो स्पीड से चढ़ेगा वो उसी काम को करने में ज्यादा टाइम लेगा, जबकि जो स्पीड से चल रहा है, जो फास्ट चल रहा है, वो व्यक्ति उसी कार्य को करने में कम समय लेगा। इसलिए इन दोनों व्यक्तियों की जो शक्ति है वो अलग अलग हो जाएगी, यानी कि कितने समय में व्यक्ति ने कितना कार्य किया है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कार्य W और समय T का जो अनुपात है, या ये कहा जाए कि किसी भी बल की कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है। शक्ति को अगर P से लिखा जाए और औसत मान निकाला हो तो उसे एवरेज लिखा जाए, तो आपको P एवरेज मिलता है W अपॉन T, जो फॉर्मूला आपको सबसे ऊपर वाले बॉक्स में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है तात्क्षणिक शक्ति, यानी कि किसी भी शक्ति के किसी भी मान का किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वैल्यू देखना, या फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे कहा जाता है कि जो औसत शक्ति है उसका सीमांत मान तात्क्षणिक शक्ति कहलाता है। सीमांत मान का मतलब है जब समय जो है वो शून्य की ओर अग्रसर हो, यानी कि समय का मान बहुत छोटा हो। मैंने पहले भी अपने किसी लेक्चर में आपको बताया कि जब कोई भी चीज बहुत छोटी ली जाती है, यानी कि जीरो के आसपास का है, फॉर एग्जाम्पल 0.00001, इस टाइप की कोई चीज है, तो आप उसे अवकलन यानी कि d अपॉन dt के रूप में लिख सकते हैं। अगर वो समय के सापेक्ष है तो d अपॉन dt आ जाएगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कार्य का सीमांत मान है, तो P क्या हो जाएगा आपका dw अपॉन dt। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, तात्क्षणिक शक्ति क्या है, औसत शक्ति का सीमांत मान, जब समय शून्य की ओर अग्रसर हो। समय शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है मतलब हमें dt लेना है, और औसत मान किसका देख रहे हैं, कार्य का, तो यानी कि dw आ जाएगा। कार्य के लिए w लिखा जाता है, और सीमांत मान देखना है तो d अपॉन dt देखना है, तो P हमें मिला dw अपॉन dt। अब देखिए पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि W जो होता है, यानी कि कार्य W है, वो F और दूरी का गुणनफल होता है, या F और विस्थापन का गुणनफल होता है। यहाँ पर हम बहुत छोटे मान का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए आपने उस विस्थापन को, जिसे आपने पिछले लेक्चर में D लिखा था, उस D को हमने दूरी R माना है, विस्थापन D की जगह दूरी R ली है,
और r का मान बहुत छोटा है इसलिए उसे dr लिख दिया है। तो dw हमें क्या मिला, F इंटू dr, जहां dr क्या है, वो विस्थापन है जो उस बल F के कारण हो रहा है, जिसे आप पिछले लेक्चर में d लिख रहे थे, वो यहाँ हमने dr लिया है। dr जो है वो दूरी है और बहुत कम मान है इसलिए इसे अवकलन d के साथ लिखा गया है। इसी चीज को आप इसलिए जो पावर P है, शक्ति P है, उसे आप लिख सकते हैं W की जगह F डॉट dr लिख दीजिए। F को D से बाहर ले लिया जाता है, ब्रैकेट से बाहर ले लिया जाता है क्योंकि बल का मान कांस्टेंट होता है। तो F को बाहर ले लिया तो आपको मिला F डॉट dr अपॉन dt। यही चीज आपकी कहलाती है dr अपॉन dt, जो है वो होता है आपका समय के साथ दूरी में परिवर्तन, जिसे आप वेग कहते हैं। इसलिए पावर P जो है वो आपकी हो जाती है F इंटू V। V क्या है आपका, dr अपॉन dt, यानी कि वेग, दूरी में समय के साथ परिवर्तन वेग होता है, इसलिए dr अपॉन dt को आप V लिख सकते हैं। तो फाइनली आपको पावर P मिली F डॉट V, यानी P के आपको 3 फॉर्मूलाज मिले। अगर आपको एवरेज पावर देखनी है तो P एवरेज होता है W अपॉन T, यानी कि कार्य W बटे समय T, कितने समय में कितना कार्य किया। तात्क्षणिक शक्ति अगर देखनी है तो पावर वाला जो फॉर्मूला है उसमें दोनों में अल्प मान ले लीजिए, यानी कि dw अपॉन dt, और dw अपॉन dt को आप बताए गए मेथड के अनुसार कैलकुलेशन करके F डॉट V लिख सकते हैं। तो P के आपको 3 फॉर्मूलाज मिलते हैं, तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। यहाँ बॉक्स बना के उनको हाईलाइट किया गया है। अब देखिए पावर को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखते हैं। तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों अदिश राशियां थी, हमने पिछले 2 टॉपिक्स में ये चीज पढ़ी है। इसी तरीके से शक्ति जो है, शक्ति भी एक अदिश राशि होती है, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों अदिश राशियां होती हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वाट होता है, और इस वाट को आप सिंबल W से लिखते हैं। शक्ति की विमा m1 L2 T-3 होती है। आपको पता है पावर P होता है W अपॉन T, तो कार्य की विमा लिखिए और नीचे समय की विमा लिखिए। कैलकुलेट करेंगे तो आपको शक्ति की विमा मिलेगी m1 L2 T-3। अब देखिए शक्ति का मात्रक होता है वाट, और आपको मिला P बराबर W अपॉन T। W है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, और T का मात्रक होता है सेकंड। तो 1 वाट का मान 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। P होता है W अपॉन T, तो P की जगह इसका मात्रक रख दीजिए, W की जगह कार्य का मात्रक रख दीजिए, T की जगह सेकंड का मात्रक रख दीजिए। यहां से आपको मिला 1 वाट का मान 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। जनरली जो शक्ति हम यूज करते हैं बल्ब के लिए या गीजर के लिए, हीटर के लिए, ये सब चीजें हम वाट के रूप में देख कर लाते हैं। 1000 वाट का बल्ब है, 0 वाट का बल्ब है, बोलचाल की भाषा में हम शक्ति का टर्म यूज करते हैं। मोटर एटसेट्रा के लिए या इंजन वगैरह के लिए हम हॉर्स पावर का यूज करते हैं। शक्ति का ही मात्रक होता है, और 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। यानी किसी भी मोटर को अगर बोला जाए कि ये 1 हॉर्स पावर की है तो उस मोटर की शक्ति कितनी होगी, 746 वाट के बराबर। अगला टॉपिक जो दिया गया है वो है कैलकुलेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति की गणना। इसके अंदर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखनी है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता रही हूँ, अपने आप दूसरे बाकी जो क्वेश्चंस आपको कहीं मिलते हैं वो सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कोई लिफ्ट है, उसका कुल द्रव्यमान का मतलब लिफ्ट और उसके अंदर जो यात्री हैं उनका कुल द्रव्यमान 1800 किलोग्राम है। ये लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड की अचर चाल से गतिमान है, यानी कि इसका वेग कैसा है, ऊपर की तरफ जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी का मान है 2 मीटर पर सेकंड। आगे दिया हुआ है 400 न्यूटन का घर्षण बल इसकी गति का विरोध करता है।
4000 न्यूटन का घर्षण बल इसकी गति का विरोध करता है। यानी लिफ्ट का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और वेग आपको दिया हुआ है, और एक घर्षण बल इसके ऊपर लग रहा है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है, लेकिन ये घर्षण बल है ये इसकी गति का विरोध कर रहा है। लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत्त न्यूनतम शक्ति का आकलन वाट और अश्व शक्ति में कीजिए। तो हमें दो चीजें पूछी हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमें निकालना क्या है कि लिफ्ट को मोटर ने कितनी न्यूनतम शक्ति देनी पड़ेगी। लिफ्ट को मोटर द्वारा कितनी न्यूनतम शक्ति देनी पड़ेगी, ये चीज हमें निकालनी है। इसी में हमें दो चीजें पूछी हैं कि एक तो आपको वाट में निकालनी है और दूसरी हॉर्स पावर में निकालनी है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि लिफ्ट पर नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है। लिफ्ट तो ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखिए आपको पावर कैसे निकालनी पड़ेगी। मोटर को आपको मिनिमम पावर देनी पड़ेगी ताकि वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा सके। यानी उस लिफ्ट को जो फोर्सेस नीचे खींच रहे हैं उनको वो बैलेंस कर दे और उसके बाद खुद ऊपर की तरफ गति कर सके। तो ऊपर की तरफ गति करने के लिए उसे क्या करना होगा, जो नीचे की तरफ बल लग रहे हैं उनको बैलेंस करना होगा। सबसे पहले नीचे की तरफ कौन कौन से बल लगेंगे। एक तो लगेगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होगा। दूसरा लगेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है घर्षण बल। तो घर्षण बल को इंग्लिश में फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, इसलिए इसे एफ से लिखा गया है। घर्षण को फ्रिक्शन और बल को एफ, तो कैपिटल एफ है वो बल को बता रहा है और उसके नीचे जो स्मॉल एफ लिखा हुआ है वो फ्रिक्शन को बता रहा है। तो नीचे की तरफ लगने वाले बल हो गए आपके गुरुत्वाकर्षण बल प्लस घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमें पता है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है m इंटू जी, प्लस फ्रिक्शन फोर्स का मान हमें दिया गया है। तो मास m का मान 1800 दिया हुआ है, g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। रफ कैलकुलेशन के लिए हम उसे लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान सकते हैं। तो g का मान 10 रख दिया, प्लस फ्रिक्शन फोर्स जो है, घर्षण बल जो है, उसका मान 4000 आपको दिया हुआ है। कैलकुलेशन करने पर नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो हमें 22000 न्यूटन मिलता है। अब आपको लिफ्ट को ऊपर गति करानी है। ऊपर गति कराने के लिए क्या होगा, 22000 न्यूटन फोर्स तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ेगी ताकि वो लिफ्ट ऊपर की तरफ गति कर सके। तो इस बल को संतुलित करने के लिए मोटर द्वारा शक्ति दी जाएगी उसको। अपने आप तो लिफ्ट ऊपर जाएगी नहीं, कोई मोटर चला के शक्ति देनी पड़ेगी। तो इस बल को संतुलित करने के लिए मोटर द्वारा शक्ति दी जाएगी। शक्ति का फॉर्मूला आपको पता है, P का मान आपने निकाला था पिछली स्लाइड में, F इंटू वी के बराबर। F का मान आपको दिया हुआ है और V का मान 2 मीटर पर सेकंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। F का मान आपने 22000 न्यूटन कैलकुलेट कर लिया है। F का मान रखिए और V का मान रखिए, तो आपको मिला 44000 वाट। ये निकाला आपने वाट में। उसके बाद आपने क्या देखा था कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, इसी क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट पूछा हुआ है अश्व शक्ति में भी ज्ञात करना है। तो 1 वाट के अंदर 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं। तो इसलिए जब आप इस 44000 वाट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 59 हॉर्स पावर आपको आंसर मिलेगा। तो यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, पावर निकालनी थी वाट में और हॉर्स पावर में। तो आपने वाट में भी पावर निकाल ली और उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट भी कर लिया। ऐसा करके आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। आई होप ये जो टॉपिक है पावर और उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है वो यहीं खत्म होता है। कल के लेक्चर में हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे।